गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुजीत आज आपके बीच में इस एजुकेशन हब के माध्यम से क्लास 10 की लास्ट वीडियो चैप्टर 1 के लिए लेकर के आ रहा हूं। और इसमें मेरा ये टारगेट होगा स्टूडेंट की इसके बाद के जो प्रोसेस मैंने पहले भी कह रखा हूँ कि जो सब्जेक्ट्स का टारगेट है वो थोड़ा सा हिस्ट्री को हट करके अब नेक्स्ट एक्सट्रीम पर रखने की कोशिश होगी, जिसमें ज्योग्राफी होगी, सिविक्स हो सकती है या इकोनॉमिक्स हो सकती है। तो आप लोग ना अपना सजेशंस जो आप लोगों को पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स पे आप लोग दीजिए और मैं उसके अकॉर्डिंग अगली वीडियो में उसी तरह से प्रिपेयर करके आपके सामने लाने का काम करता हूँ। आज की वीडियो में मैंने लास्ट पोर्शन जो इसका पार्ट नंबर जो 4, 5 और 6 है उसको एक साथ मर्ज किया है और सारे मर्ज को एक वीडियो में प्रेजेंट करने का काम कर रहा हूँ, जिस कंसर्न में मैं बताना चाहूँ कि आप लोगों को इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। नेक्स्ट उसी के अंदर सब टाइटल्स है, कहता है जर्मनी कैन दी आर्मी बी दी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशंस। नेक्स्ट इसके अंदर 4.2 पॉइंट्स कहता है इटली यूनिफाइड एंड 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। एंड नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 कहता है विजुअलाइजिंग द नेशंस एंड लास्ट पार्ट आपका कहता है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो इन चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करें। तैयार हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जरूर तैयार होंगे। चलिए हम लोग देख सकते हैं कि जर्मनी का जो निर्माण है, क्या यहाँ के इनका निर्माण करने में सोल्जर्स का खासा रोल रहा था, इस बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। 1848 के बाद आप देखोगे यूरोप में जो यहाँ पर जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका जो ये जो स्थिति थी नेशनलिज्म जैसी चीज़ों से या रिवोल्यूशन जैसे मोड़ में आकर के वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे फाइट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब ना यहाँ पे इन चीज़ों पर थोड़ा सा ना अलगाव आता हुआ दिखाई देगा, आपको थोड़ा चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे और वो अपने प्रभुत्व के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अपने भावनाओं को क्या करेंगे इसमें बिल्ड करते हुए, मिक्स करते हुए दिखाई देंगे। आप इसको आगे ऐसा देख सकते हो कि जर्मनी और इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो इसी एकीकरण के कारण इनका राज्य का क्या हुआ, यूनिफिकेशन हो पाया, इनका स्थापना हो पाया। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनमें इमोशनली जो नेशनलिज्म जैसी चीज़ें थी वो कूट कूट के भरा हुआ था, है ना। 1848 में जर्मन महासंघ के जो बहुत सारे एरियाज थे उनको क्या किया जा रहा था, बहुत सारे जो अलग अलग प्रोविंस के रूप में जो डिस्ट्रीब्यूट थे उनको अब क्या करा जा रहा था कि उनको मर्ज किया जा रहा था, एक सिस्टम में लाने की कोशिश करी जा रही थी। मैं बताऊं कि इनका एक एरिया था प्रशा का, है ना, जहां की जो लैंडलॉर्ड्स थे जिसको जनकर्स कहते थे, जनकर्स JUNKERS जंकर्स का जो सपोर्ट था इनको काफ़ी हद तक मिला हुआ था। इसका एक बेनिफिट क्या हुआ कि जो प्रशा का बहुत बड़ा पार्ट था उसमें जो आप देखोगे नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है उसका जो कमान था वो यहाँ का लीडर्स के हाथों में बना रहा। और यहाँ के जो मुख्य मेनली, है ना, मुख्य कह लें, मेनली कह लें, जो यहाँ की जो ऑटोमन थे, है ना, ऑटोमन कौन थे तो उसमें वॉन बिस्मार्क, है ना, उन ऐसा तो कहा जाता है कि इस टाइम के ये क्या थे, एक जनक थे, ये फादर थे, है ना, नेशन ऑफ फादर कह सकते हो, जिसने प्रशा की सेना और वहाँ की जो नौकरशाही थी उसकी उन्होंने भरपूर मदद ली थी, है ना। लगभग 7 ईयर्स के साथ आप देखोगे यहाँ पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये 3 ऐसे कंट्री थे जिन्होंने युद्धों में प्रशा को पूरी तरह से जीत लिया था और उसके एकीकरण की जो एक्टिविटी थी उसमें पूरा इन्होंने क्या किया था, अपना बड़ा रोल इनके हाथ में दे रखा था। जनवरी 1871 में वार्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा जो थे विलियम फर्स्ट, है ना, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसी के साथ इनको क्या कर दिया गया, जर्मनी का वहाँ का किंग घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1781 को बेहद ठंडे वाली दिन थी, है ना। जर्मन राज्यों में राजकुमार जो थे, सेना के प्रतिनिधियों और उनके प्रमुख ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनकी एक बैठक की गई और वो भी कहाँ पे, तो शीश महल, जिसको हिंदी में कहते हैं, आप लोगों ने वो मूवी देख रखी होगी शीश महल जैसी चीज़ें जो सलमान खान की थी ना, वो ट्विंस रोल जिसमें, है ना, राम रतन धन पायो, कुछ इस तरह की थी। तो हॉल ऑफ मिरर्स जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, है ना, तो वहाँ पे ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और इसके लीडर्स जो थे वो लीडर के रूप में रखा गया। लीडर्स विलियम फर्स्ट को, काइजर विलियम फर्स्ट को लीडर के रूप में क्या किया गया, वहाँ पे अपॉइंट किया गया। जर्मनी की अगर बात करें तो जो इनके नेशंस के फॉर्मेशंस की बात हो रही है उसमें प्रशा राज्य का जो पावर है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करने का काम किया गया है। आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ की करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, लॉ एंड एक्ट्स है ना, उन सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन करने का काम किया जा रहा है। और जो इस टाइम में जो मॉडिफिकेशंस वर्क हो रहे हैं उसमें सारी चीज़ों पे आप कंस्ट्रक्टिव रूप से इनको बनते हुए, फलते फूलते हुए आप यहाँ पे देखेंगे इनको, ठीक है। 19वीं सेंचुरी के मिड में आप देखोगे इटली जो है 7 राज्य में बटा हुआ था, यानी कि 7 स्टेट्स में इटली बटी हुई थी, जिनका एकमात्र पार्ट, है ना, जिसको सार्डिनिया, पिडमॉन्ट,
में एक पार्ट था, है ना, जिसका एक राजघराने से प्लेस था इतालवी, है ना। इतालवी राजघराने का शासन जो था यहाँ पे पिडमॉन्ट में आप देख सकते हो या देखा जा रहा था उस टाइम पे। आप बात कर लो नॉर्थ भाग की जो ऑस्ट्रेलिया के हैब्सबर्ग के अधीन था, हैब्सबर्ग जो थे ना वो उन्होंने उसको हथिया रखा था। मध्य जो इसके मिड पार्ट थे वहाँ पे उनके एरिया पर पोप का शासन चलता था, और साउथ एरिया पे स्पेन की जो बर्बन डायनेस्टी थी उनकी क्या थी, वहाँ पे पकड़ थी। और यहाँ तो बात कर लूँ इटालियन लैंग्वेजेस का, यहाँ पे खासा जोर देखने को मिलता था, और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे रीजनलिटी देखने को मिलती है। 1830 के डिकेड्स में आप देखोगे एक बंदे हैं जिसका नाम मैस्त्री हैं, उनको एकीकृत करने का, है ना, यूनिफाइड करने का इतालवी कंट्री के लिए या इतालवी गणराज्य के लिए जो सही तरीके से जो प्रोग्राम था उसको प्रेजेंट करने का काम इन्होंने ही किया था, या बेस्ट प्लान जो कह सकते हो उस टाइम का इन्होंने ही प्रेजेंट करने का काम किया था। उसने अपने पर्पस में ये बात शो करने का काम किया कि जो यंग इटली नाम का जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन्होंने ही बनाया है, ऐसा उन्होंने शो करने का काम किया। फिर 1831 और 1848 के आप देखोगे कि जो रिवोल्यूशनरीज थे वो इस टाइम में मतलब अपने आप को असफल, अनसक्सेस कह सकते हो, वो होते हुए पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये अनसक्सेस थे, ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो भी शासक थे, जिसमें एक नाम है विक्टर एनुअल, है ना, एमेनुअल, है ना, विक्टर एमेनुअल, वो उनका कुछ असर देखा गया था। इस एरिया के जो शासक हुआ करते थे उनकी नज़रों में इटली जो था वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल कंडीशन से और पॉलिटिकल व्यू से काफ़ी क्या था, संपन्न था। कंडीशन उनकी बेहतर थी, ये कह सकते हैं, है ना। आगे की बात करें, यहाँ के जो लीडर्स थे जिनमें कावूर, इटली के जो प्रोविंस थे उनको एकीकृत करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारे रिवोल्यूशंस, यानी कि रिवोल्यूशंस का दौर को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। यहीं पर उन्होंने क्या किया, जो फेथ नाम का चीज़ है, नेशनलिज्म से चीज़ों पे, उनको उन्होंने एस्टेब्लिश करने का काम किया। आगे बात करूँ इटालवी लैंग्वेज को बोलने के लिए अगर बात करूँ इनकी, तो इनको ना जो ये लैंग्वेज है ये बहुत, इनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ थी। वो फ्रेंचाइजी की तरह पूरी तरह से उनकी ही तरह बहुत मतलब कि एक अच्छी समझ के साथ उस भाषा का यूज़ करते थे उनके बीच में रह करके। उनकी जो कूटनीतियाँ थी वो काफ़ी हद तक मशहूर थी, है ना। सार्डिनिया पिडमॉन्ट में अगर 1859 की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियाई को ऑस्ट्रियाई जो पावर्स थे, है ना, ऑस्ट्रिया के जो पावर्स थे उनको हरा पाने में अगर कामयाब हुए थे तो कुछ ऐसे ही रीजंस देखने को मिलते हैं जिसके कारण ही क्या हुआ था कि इनकी इन चीज़ों पे पानी फेरने का काम किया जा सका था। अगर यहाँ के सोल्जर्स की बात करूँ जिसमें गैरिबाल्डी का लीडरशिप बहुत ही फेमस है, जो आप लोग जानते हो कि उनके लीडरशिप में बहुत सारे स्वयंसेवकों ने युद्ध में क्या क्या पार्टिसिपेट किया था, यानी कि खुद से मोटिवेट होकर के अपनी कंट्री के इंपॉर्टेंस को समझते उन लोगों ने क्या किया था, खुद सेल्फ सर्विस एज ए सोल्जर्स के रूप में उन्होंने देने का काम किया था। 1860 में वे साउथ इटली और दो सिसिली जो थे स्टेट, वहाँ पे वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और स्पेनिश जो वहाँ के जो एम्पायर्स होते हैं उनको हटाने का काम करते हैं, और वहाँ के जो रीजनल पीजेंट्स होते हैं उनका सपोर्ट पाने का वो क्या करते हैं, समर्थन पाने का कोशिश करते हैं, और वो इसमें सफल भी होते हैं। 1861 में एमेनुअल II जो हैं वो इटली को क्या करते, इटली का उनको क्या कर दिया जाता है, किंग घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इटली के अधिकांश जो सिटीजन्स थे वो क्या थे, बिल्कुल अनएजुकेटेड थी, है ना, और उनकी जो अनएजुकेटेड रेशियो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अनएजुकेटेड पॉपुलेशन तो थी ही थी, लेकिन अनएजुकेटेड वालों का तादाद ज़्यादा था, ये भी ध्यान रखिएगा। जिन पेजेंट्स की बात हो रही है उसमें गैरिबाल्डी का समर्थन जो था बहुत ही ज़बरदस्त था, है ना। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और वे मानते थे कि जो ला चालिया विक्टर एमेनुअल थी वो उनकी पत्नी थी, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4.3, कहता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, है ना, अजीब व गरीब दास्तान है जिसको हम लोग यहाँ पे देखने हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं या स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि जो यहाँ का जो नेशंस का मॉडल है या जो मॉडल नेशंस है वो ग्रेट ब्रिटेन का अपनाया गया है, ऐसा इनका मानना है। ब्रिटेन में जो यहाँ की ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ है वो कोई अचानक उथल पुथल का देन नहीं है या कोई रिवोल्यूशंस का देन नहीं था, ये एक टाइम से चला आ रहा था, और ये लंबे स्ट्रगल के बाद इन चीज़ों पे क्या हुआ था, कंट्रोल कर पाया था, या अपने को इस रूप में क्या हुआ था, ढाल पाया था, या ये कह सकते हो कि एक लॉन्ग एक्टिविटी करके इसने ये सारे मुकाम को हासिल करने का काम किया था, है ना। रिजल्ट क्या हुआ, तो 18वीं सेंचुरी के पहले आप देखोगे ब्रिटानीज जो थे वो एक नेशन नहीं था,
है ना, वो एक नेशन नहीं था। ब्रिटानी जो था एक आइलैंड था, जहाँ पे आप देखोगे कि अंग्रेज थे, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश, ये कुछ ऐसे जगह थे जो इथेनिक थी, है ना, इथेनिक के नाम से जाना जाता था, जिसको निरी जातीय कहा जाता था, निरी जातीय, है ना। इन सभी जातीय समूहों की जो अपनी अपनी खासियत होती थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है स्टूडेंट लाइट कट जाने के कारण, है ना, और थोड़ी सी मुझे गर्मी वर्मी ज़्यादा लगेगी तो डोंट वरी, मैं अगर लगा हूँ तो आपको भी अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करनी है। इन लोगों की बात करी जाए तो यहाँ के ये जो ट्रेडिशंस थे, जो कल्चर्स थे, वो उनको क्या कर रहे थे, लेकर के चलने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे ये आंग्ल नेशंस के प्रॉपर्टी थे, उनकी अहमियत में जैसे जैसे इनको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था, वो ऐसे आइलैंड्स पर अपना क्या करते, प्रभुत्व, अपना पावर बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये लंबे टकराव के और जो स्ट्रगल था इनका, उनके बाद आप देखोगे कि ये लंबे टकराव और स्ट्रगल के बाद 1688 में यहाँ पे क्या हुई, राजतंत्र का जो ताकत था वो यहाँ से, यानी कि जो इंपीरियल पावर्स था वो उनको छीन लिया गया, है ना। और इस कंशन में देखोगे पार्लियामेंट का जो नेशंस है उसका यहाँ पे निर्माण देखने को मिलता है ना। और इसका जो सेंट्रल पावर है या फिर सेंट्रलाइज्ड है, ये इंग्लैंड के हाथों में था, यानी कि जो इसका अथॉरिटी कह सकते हैं, ये अथॉरिटी हम लोग कह सकते हैं, बेस्ट वर्ड्स होगा, ये इंग्लैंड के हाथों में था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या किया गया, गठन किया गया। इससे इंग्लैंड के व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने का काम था, वो उसने भरभली क्या क्या जमाए रखा। इसके बाद ब्रिटेनी संसद में आप देखोगे कि जो आंग्ल सदस्यों का जो दबदबा था वो बना रहा, और इनकी पहचान जो थी उनके इकोनॉमिकल कंडीशंस के कारण, ट्रेडिशंस के कारण, पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण या ऑर्गेनाइजेशंस के कारण, वेल प्लानिंग के कारण, ये जो चीज़ें थी इनकी हमेशा स्कॉटिश हॉलैंड्स के लोगों पर हमेशा क्या रहा, यहाँ के लैंग्वेज से लेकर के यहाँ के पावर्स तक की बात करें, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात कर लें, इन सारी जगहों पर इनका दबदबा जो था हमेशा से देखा गया। आयरलैंड की कुछ ऐसी ही, मतलब जिस तरह का यहाँ पे कंडीशंस था, कुछ आयरलैंड का भी ऐसा ही कंडीशन देखने को मिला। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ के जो कंडीशंस थी, ये क्रिश्चियनिटीज़ को लेकर के खासा यहाँ पे दबदबा था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये बहुत ही डीप तरीके से ये दो भागों में बटे हुए थे। अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों को क्या किया, बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में, बहुसंख्यक कह सकते हैं, कैथोलिक देश का प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता किया था। और ब्रिटेनी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह का निर्ममता से उन्होंने कुचलने का काम किया था। फिर देखेंगे वॉल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशियन मैन जो थे, आयरिश मैन, जो 1908 की अगुवाई में एक रिवोल्ट तो किया, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा अनसक्सेस हुआ, सक्सेस उनको नहीं मिल पाया, है ना। एक नए ब्रिटानी नेशंस का निर्माण फिर से किया गया, और हावी यहाँ के जो कल्चर्स थे उनका क्या किया गया, उनको ट्रेंड में लाने के लिए एडवर्टाइज किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के जो शैम्बल्स थे उनको लाने का काम किया गया। यूनियन फ्लैग्स का या फिर यूनियन ब्रिटेनिस जो फ्लैग्स थे उनको लाने का काम किया गया, जिसको यूनियन जैक कहा गया, है ना। नेशनल सॉन्ग्स को, जो नेशनल सॉन्ग जो था वो था गॉड सेव आवर नेशन किंग। इन्होंने इसको बहुत ही तरीके से क्या किया, लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया, एज ए एडवर्टाइज करने का काम। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करें टॉपिक को। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है विजुअलाइजिंग द नेशंस, इसको कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी शासक का अगर चित्र बनाना हो या स्टेचू बनाना हो, पेंट जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के सारे इमोशंस को एज ए स्टेचू, एज ए फिगर उतार दिया जाए। भाई उनके चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो हर चीज़ को स्टेचू पूरा नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हो। इमेजेस हाँ बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर चीज़ को वो हूबहू उसके हर एक्टिविटी को आप नोटिस कर लो, ये ज़रूरी नहीं है, है ना। 18th एंड 19th सेंचुरी में देखोगे जो यहाँ के आर्टिस्ट थे वो बिल्कुल ह्यूमैनिटिज्म जो थी ना, उनके ऊपर जो भी क्वेश्चन था उसको उन्होंने शॉर्ट आउट कर लिया था। दूसरे वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि एक देश का कुछ किसी भी कंट्री के अगर व्यू को या फिर कंट्री के इमोशंस को अगर प्रेजेंट करना तो बताऊँ, वो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली कहानी पढ़ी थी ना, उसमें मदर वाले जो कंसेप्ट थे, यानी कि फीमेल्स कैरेक्टर को एज ए मदरलैंड कह के हम कह सकते हैं, उनको उतारा जाता था। हालांकि अगर रियलिटी देखा जाए तो फीमेल्स का जो था ना, उनके कंट्री में उतना ज़्यादा उनका वर्चस्व नहीं था, जिसके अकॉर्डिंग उनको माँ या फिर मदरलैंड के रूप में जो संबोधन किया जाता था, फिगर के रूप में। जैसे अपने इंडिया का भारत माँ है, देखते हैं ना, हमारे भारत माँ जो है अपने इंडियन के बीच में, इंडिया जो मैप है उसके बीच में एकदम बिल्कुल शेर में सवार होकर के बिल्कुल अस्त्र शस्त्र और बिल्कुल समृद्धि को दिखाने का काम किया जाता है, ममता का दिखाए जाने का काम किया जाता है, विकराल रूप, ममता की देवी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें।
तो ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे भी दिखाई देने का काम किया जाता है। लेकिन आपको बताऊँ कि इसी तरह के बहुत सारे जो कंडीशंस थे, जो इन्वेस्टर्स थे, आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी में, वे क्या हुए ना कि मिशनरीज को लेकर के बहुत सारे नाम इनका दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया। मतलब ये थोड़ा सा देखें कंसर्न जो है थोड़ा सा चेंज होगा। मैरियन है ना, इस टाइम में इनका नाम मैरियन दिया जाने लगा, जो मिशनरीज थे, ठीक है, जिसने जन राष्ट्र के विचार को अंडरलाइन करने का काम किया था। और उन्होंने ये फ्रीडम का लाइन था, उन्होंने इसको डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कैप, ट्राई कलर के जो फ्लैग्स थे वो, है ना, और कल के जैसे चीज़ों का, या फिर जो मैरियन के जो स्टैचूज हुआ करते थे, उन चीज़ों को लोगों ने क्या किया, स्थापित करने का काम किया। स्थापित करने का भी रीज़न क्या था, तो वो चौक चौराहे पे वैसे जगह पे लगाया करते थे जहाँ पे लोग ना उनको देखा करें, समझा करें और उनके इंपॉर्टेंस को हमेशा याद किया करें। जैसे आज के डेट में हमारे क्या है ना, हमारे कंट्री में या अभी वर्ल्ड में कह लो कि ऐसा क्या होता है ना कि जो ग्रेट पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके स्टैचू को लगा दिया था चौक चौराहों पर, है ना। और वो क्या होते हैं कि उनकी जो गुड वाले क्वालिटी होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर करते हैं कि नहीं, ये पर्सन जो है वो ग्रेट पर्सनालिटी है, उसके पास ये स्पेसिफिक चीज़ें थी, ऐसे करके हम उन चीज़ों को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर उसमें फोकस किया जाना शुरू हो गया था। लास्ट पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। 19th सेंचुरी के अंतिम लास्ट डिकेड्स में आप देखोगे नेशनलिज्म का कंडीशन जो है वो लगभग आदर्शवादी कंसर्न में देखने को मिलने लगा, है ना। यानी कि लोगों को इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब कि अपने आप को इनके मतलब कि उनका जो प्रिंसिपल था, ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल बेस्ड था, अब ये वो चीज़ों को ज़्यादा ट्रेंड में लाने का काम करने लगे। यानी कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए इस टाइम पे और किन चीज़ों का कम। 1871 के बाद आप देखोगे यूरोप में गंभीर जो नेशनलिज्म का जो कंसर्न था, उसका जो रिसोर्स है आप बाल्कन्स के एरिया से लगा सकते हो। इस एरिया में देखोगे जो ज्योग्राफिकल और जो रीजनलिटी को देखोगे तो इन पता चलेगा कि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थी, है ना। मॉडर्नाइजेशंस की अगर बात करें तो रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, फिर सर्बिया, फिर मॉन्टेनीग्रो, कुछ ऐसे थे प्लेस जो शामिल थे। एरिया के जो यहाँ के जो सिटीजन्स के जो भी यहाँ के ऐसे एरियाज़ के जो सिटीजन्स थे उनको स्लाव करके कहा जाता था, उनको स्लाव करके क्या कॉल किया जाता था। बाल्कन एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में अभी भी बना हुआ था। बाल्कन एरिया का जो यहाँ पे रोमानी नेशनलिज्म का जो भावना था वो ऑटोमन एम्पायर के दौरान में ये क्या हो रहा था, थोड़ी सी विस्फोटक कंडीशन आ चुकी थी, यानी कि टूटी फूटी या फिर कह सकते हैं कि थोड़े से ये डिस्टर्ब चल रहे थे। एक के बाद एक यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है और एक के बाद यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम को लेकर के क्या होती हैं, अनाउंसमेंट की जाती हैं कि हाँ ऐसे जो चीज़ें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, है ना। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल इस बात को साबित करने के लिए क्या है कि जो यहाँ के जो विदेशी पावर्स हैं वो किसी के अधीन नहीं है ना, वो किसी कंट्रोल में नहीं है। बाल्कन का जो बहुत बड़ा एरिया है वो काफ़ी लंबे टाइम तक आप देखोगे कि ये स्ट्रगल का पार्ट बना होता है ना, स्ट्रगल होते रहता है यहाँ पे। आप इन चीज़ों को बहुत समय से आप देखोगे, जैसे जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्लाव नेशनलिज्म के जो कम्युनिटी के लोग होंगे उनके एक आइडेंटिफिकेशन और फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो लगातार चेंज की जाती रही है ना। बाल्कन एरिया का जो भी टकराव हुआ है वो बहुत बड़े एरिया से हुआ। बाल्कन का बहुत सारे जो टकराव होने का रीज़न अगर कहा जाए स्पेसिफिक तरीके से तो ये रीज़न आप देखोगे तो मेनली उनका ईर्ष्या था, किसी भी चीज़ को लेकर के जेलस जो से भावना होती है ना उसको लेकर के, या ये कह सकते हो कि उनको जो ज्वेलर्स था वो एरिया को डेवलप करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए जितनी ज़्यादा एरिया पे वो चाहते थे वो कब्जा करना चाहते थे। तो इनका लड़ाई का जो मेनली रीज़न हुआ करता था ये यही हुआ करता था। उनका ये मानना था कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा हमारा पावर होगा। तो ऐसे भावनाओं पर ओत प्रोत होकर के वो क्या कर रहे थे, लगातार अपने एरिया को स्प्रेड करने का काम कर रहे थे। 1914 में आप देखोगे कि यहाँ पे इन चीज़ों को आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंसर्न में देख सकते हो कि ये जो चाहत है लोग अपने कंट्री में, इन सारे कंट्रीज़ में इस तरह के जो ड्रीम्स हैं या फिर जो इस तरह के जो रिक्वायरमेंट रखने वाले कंट्रीज़ थे वो क्या हो रहे थे ना, लगातार क्या हो रहे थे, अपने एरिया को तो स्प्रेड कर रहे थे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वॉर कंडीशन में वो क्या हो रहे थे, इन्वॉल्व होने लग रहे थे। जिससे देखा जाए तो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन जो था बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था, ये डैमेज होने की ओर हो रहा था, या ये कह सकते हैं कि वो डैमेज हो रहे थे, है ना। सिंपल है, अगर आप भी अपने पढ़ाई को छोड़ करके घूमना फिरने का काम करते रहो, सपोज आपको पेरेंट्स आपके कहते रहे कि बच्चे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, और आप पढ़ाई पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो, कहते हो मम्मा मैंने कल पढ़ना हुआ था ना, आज थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, मैं बहुत पढ़ा हूँ, है ना। तो ऐसा करके आप एक दिन का पढ़ाई अगर आप 10 घंटे करते हो, दूसरे दिन अगर आप नहीं करते हो, अगर उसका रेशियो आप देखोगे तो 5 आवर्स ही तो रह जाते हैं आपके एवरेज में, है ना। तो इस हिसाब से आपने 5 घंटा ही पढ़ा, आप कहोगे 10 घंटा नहीं, 2 दिन का एवरेज 5 आवर्स का हो गया। तो इस हिसाब से ये चीज़ें जो थी यहाँ पे कनेक्ट होती चली जा रही थी। चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है और इस चैप्टर की समाप्ति को थोड़ी सी मैंने थोड़ा आज इस वीडियो में थोड़ा सा
सा स्पीड बनाए रखने का काम किया था, क्योंकि थोड़ी सी लाइट इशू लगातार चल रही, मुझे पता था कि लाइट वाइट का इशू होगा। फिर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म करने का काम किया है। जो कंसर्न था वो मैंने पूरी तरह से इस टॉपिक का जो बेस था वो मैंने देने का काम किया है, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आपको उम्मीद है कि ये मेरी जो सेशंस है वो मुझे आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर सेशन पसंद आ रही होगी तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो अगले सब्जेक्ट के साथ कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।